अब आप कह रहे होंगे अनमोल या तो वाटरमेलन खा रहा है। चलो वाटरमेलन तो मैं खा रहा हूँ, बट अभी मुझे वाटरमेलन खाने का बहुत ही ज़्यादा अफसोस है, बिकॉज अगर ये वाटरमेलन ना खाता तो इस वाटरमेलन से मैं चाइना में शायद रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीद सकता था। अब आप कह रहे होंगे अनमोल क्या बकवास बातें कर रहा है, बट जी हाँ, रिसेंटली अभी एक न्यूज़ वायरल हुई थी कि चाइना में जो चाइनीज़ डेवलपर्स हैं वो वाटरमेलन, व्हीट, गार्लिक, पीचेस, इन सारी चीजों में डाउन पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे थे अगर आपको चाइना में घर खरीदना हो तो। सो रिसेंटली एक इंस्टेंस बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ जहां पे चाइनीज डेवलपर्स ने ये प्रॉमिस किया कि अगर आप अपनी डाउन पेमेंट व्हीट यानी गेहूं में करते हैं तो हम आपकी डाउन पेमेंट $24,000 से रिड्यूस कर देंगे। और एक और किस्सा बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ जहां पे एक रियल एस्टेट कंपनी ने ऑलमोस्ट 30 ट्रांजैक्शंस पूरी की, यानी उन्होंने 30 घर बेचे बाय एक्सेप्टिंग डाउन पेमेंट्स इन गार्लिक। सो कैन यू बिलीव? सुनने में तो लग रहा होगा कि शायद चाइना ने बार्टर सिस्टम अडॉप्ट कर लिया जहां पे एक गुड्स दूसरे गुड्स की फॉर्म में एक्सचेंज होते हैं, बट ऐसा नहीं है। इट लुक्स लाइक देयर इज अ रियल एस्टेट बबल फॉर्मेशन इन चाइना। सो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि चाइना में ऐसा क्या हो रहा है कि ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से डाउन पेमेंट एक्सेप्ट की जा रही है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के लिए, एंड क्या चाइना में एक रियल एस्टेट बबल फॉर्मेशन हो चुकी है। सो आज की इस वीडियो में हम पूरी एनालिसिस करेंगे चाइना के रियल एस्टेट मार्केट की। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सो मैं अनमोल शर्मा फिनलाइट की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, एंड चलिए शुरू करते हैं। सो पहले तो बात करते हैं व्हाट इज हैपनिंग इन चाइना। सो पहले तो मैं आपकी मिस्ट्री सॉल्व कर लूँ। आपको बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि क्यों चाइना में वाटरमेलन इन सब से आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। सो दरअसल किस्सा ये है कि चाइना में जो रियल एस्टेट मार्केट है, जो हाउसिंग मार्केट है, वो एक कॉमोडिटी बन चुका है। सो वो इतना ज़्यादा कॉमन, इतना ज़्यादा कॉमोडिटी चीज़ बन चुकी है रियल एस्टेट मार्केट की लोग अब चाइना में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना प्रेफर ही नहीं करते। इसलिए वहाँ का रियल एस्टेट मार्केट अभी बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में है, एंड वहाँ का रियल एस्टेट सेल्स आर डाउन बाय ऑलमोस्ट 60%। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बुरी हालत है वहाँ के रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की। इसलिए रियल एस्टेट सेल्स को बढ़ाने के लिए और काइंड ऑफ एक वायरल कैंपेन, वायरल स्ट्रेटेजी क्रिएट करने के लिए चाइनीज़ डेवलपर्स की एक मार्केटिंग गिमिक थी, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज थी जहाँ पे वो व्हीट, वाटरमेलन, गार्लिक, पीचेस, इन सारी चीज़ों में एज अ डाउन पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे थे ताकि इसको बहुत सारा मीडिया हाउसेस कवर करे, जो चाइना की रियल एस्टेट सेल्स हैं वो थोड़ी बहुत इंप्रूव हो सके। सो ये एक कंप्लीटली मार्केटिंग गिमिक था। सो जैसा कि मैंने बताया कि चाइना में रियल एस्टेट सेल्स इज डाउन बाय 60%। तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं अच्छे टाइम से। सो बैक इन 2020 अराउंड 288 बिल्डिंग्स इन शेंजन वर रिपोर्टेडली सोल्ड आउट ऑनलाइन इन जस्ट 7 मिनट्स। सो आज आप कंपेयर कर सकते हैं कि आज की डेट में चाइना की सिचुएशन कितनी ज़्यादा खराब है। एंड एक साल पहले तक रियल एस्टेट वाज द सेक्टर विच एम्प्लॉयड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन चाइना। सो अब बात करते हैं कि हाउ डिड द रियल एस्टेट मार्केट ऑफ चाइना रीच दिस सिचुएशन। सो थोड़ा हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। 1970s में चाइना की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट थी, बट स्लोली उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का पाथ अपनाया एंड उन्होंने बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में उनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ गई। जैसे आपको भी पता है कि मैन्युफैक्चरिंग में फिर चाइना ने बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट किया आगे चल के। बट 1970s में जो चाइना में लैंड थी, इट वॉज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ चाइना एंड दे यूज्ड टू ऑफर पब्लिक हाउसिंग सिस्टम, और लोगों से उसके बदले में रेंट लिया करते थे। बट 1998 में चाइनीज गवर्नमेंट बिकेम अ लिटिल बिट लीनियंट, मतलब वो थोड़ा ढील देना स्टार्ट किया, और उन्होंने जो वहाँ की गवर्नमेंट की लैंड हुआ करती थी उसको प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट एंटिटीज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को लीज पे देना स्टार्ट किया। सो जो प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर्स थे उन्होंने इस चीज़ का एडवांटेज लिया एंड दे स्टार्टेड बिल्डिंग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, घर बनाते गए, सोसाइटीज बनाते गए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते गए फॉर लिविंग स्पेसिस। एंड वो उन्होंने जितनी ज़्यादा डिमांड थी उससे ज़्यादा घर बना दिए। सो उनका फंडा ये था कि घर बनाते जाओ एंड लोग खुद आपके पास आ जाएंगे। सो आफ्टर दिस सिनेरियो हाउस होल्ड्स इन चाइना स्टार्टेड ओनिंग अ हाउस। तो ये सिनेरियो तब तक ठीक था जब लोग अपने लिए घर खरीद रहे थे। सो ये शायद आपको भी पता है कि जब भी किसी सेक्टर में एक बूम आता है तो लोग उसके अंदर स्पेकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बिटकॉइन और क्रिप्टोस के केस में देखा कि लास्ट 2 साल जब बिटकॉइन मार्केट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था, क्रिप्टो मार्केट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था, तो हर कोई बिटकॉइन खरीद रहा था, क्रिप्टोस खरीदा था ताकि वो फ्यूचर में और ज़्यादा हाई प्राइस पर बेच सके। इन द सेम वे चाइना में भी लोगों ने रियल एस्टेट में स्पेकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया था। वो अब घर खरीदते थे और वो अपने खुद के लिए नहीं, वो इसलिए खरीदते थे ताकि कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद प्राइसेस बढ़ेंगे घरों के, फिर हम आगे किसी और को हाई प्राइसेस पे वो घर बेच देंगे। सो विद इन डेकेड्स कुछ मेजर सिटीज में लाइक बीजिंग एंड शेंजन, वहां पे रियल एस्टेट के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ते गए, इतने ज्यादा बूम करते गए
कि कुछ टाइम बाद वहां पर रियल एस्टेट की प्राइसेस हो गए थे 50 टाइम्स मोर देन द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। सो दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रैली मेड ओनिंग अ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इन सम मेजर सिटीज अनअफोर्डेबल टू अ लॉट ऑफ पीपल। एज अ रिजल्ट जब रियल एस्टेट प्रॉपर्टी अनअफोर्डेबल हो जाएगी लोगों के लिए तो ऑब्वियसली वो वहां पे रह नहीं पाएंगे, इसलिए वेकेंट हाउसेज सून स्टार्टेड इंक्रीजिंग इन द कंट्री एंड एज ऑफ नाउ अभी एक डेटा के अकॉर्डिंग देयर आर अराउंड 65 मिलियन टू 90 मिलियन वेकेंट हाउस इन द कंट्री, जो इतने ज्यादा हैं विच इज इनफ टू ऑक्यूपाई द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस। सो चाइना में एक सिटी है नैनिंग जहां पे ऑक्यूपेंसी रेट इज अराउंड 24%, मतलब हर 4 में से एक घर अनऑक्युपाइड है, खाली है। एंड उसका ब्लेम आप सिर्फ स्पेकुलेटर्स को नहीं दे सकते जिन्होंने रियल एस्टेट के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ा दिए कि वो अब अनअफोर्डेबल हो गए हैं लोगों के लिए। बहुत सारा कसूर इसमें गवर्नमेंट ऑफ चाइना का भी है। सो आइए देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ चाइना की जो कुछ खराब डिसीजंस थे उनकी वजह से भी आज रियल एस्टेट मार्केट चाइना में इतना ज़्यादा वर्स क्यों है। सो फॉर मैनी ईयर्स गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने वहाँ के रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए फाइनेंसिंग ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल और ईजी बना रखे थे। मतलब वहाँ के रियल एस्टेट डेवलपर्स इजीली जाके बैंक से लोन ले सकते थे, वो फिर लैंड एक्वायर करते थे और फिर वहाँ पे बिल्डिंग बना देते थे। बहुत ही ज़्यादा सप्लाई की रेट हो रही थी हाउसिंग मार्केट में और लैंड की प्राइसेस भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। एंड इसका ब्लेम काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ऑफ चाइना को जाता है कि वो बिना प्रोफाइल चेक किए और कितनी डिमांड है मार्केट में उसको बिना एनालाइज किए बस लोन्स पे लोन्स दिए जा रहे थे रियल एस्टेट डेवलपर्स को इन द होप कि रियल एस्टेट के प्राइसेस हमेशा ही बढ़ते जाएंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि वहाँ की रियल एस्टेट जो कंपनीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली डेट ना ले, कर्जा न ले, इसलिए वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी चाइना की उन्होंने एक 3 रेड लाइन पॉलिसी लेके आए। सो इस पॉलिसी का बेसिकली पर्पस यही था कि वहाँ की जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं उनको कॉन्टिन्यूसली चेक किया जाए कि वो एक्सेसिवली कभी भी डेट ना लें ताकि फ्यूचर में चल के कहीं वो बैंकरप्सी के कगार पर भी ना पहुंच जाए। सो ये टेस्ट ऐसे किया जाता था कि कंपनीज की एक लिस्ट बनाई जाती थी, उन्हें पिक किया जाता था, फिर उन पे ऑडिट करवाया जाता था एंड कुछ रेशियोज की मदद से लाइक नेट गियरिंग रेशियो एंड लायबिलिटी टू एसेट रेशियो, इन रेशियोज की मदद से ये देखा जाता था कि ये जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं ये डेट की जो एक परमिसिबल लिमिट है उसको ब्रीच ना करें। और ये आप स्क्रीन पे एक 4 कलर कोडिंग देख सकते हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर किसी कंपनी ने एक बार भी ये रेड लाइन क्रॉस नहीं की डेट मीन्स वो ग्रीन कैटेगरी में है और वो एनुअली 15% की ग्रोथ से डेट ले सकती है। येलो मीन्स आपने एक बार रेड लाइन क्रॉस कर दी है। सो बेसिकली जिसका पर्पस ये था कि एनुअली आपकी डेट में 10% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं आने चाहिए। 2 बार ब्रीच किया डेट मीन्स यू फॉल इन ऑरेंज कैटेगरी एंड 5% से ज़्यादा की आपकी डेट की ग्रोथ नहीं हो सकती और आपने तीसरी बार अगर रेड लाइन क्रॉस कर दी डेट मीन्स आप उसके आगे डेट ले ही नहीं सकते। सो अगर शायद आपको याद हो तो कुछ महीने पहले जो चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट जो कंपनी थी, सबसे बड़ा रियल एस्टेट जाइंट था एवरग्रांडे, वो भी बैंकरप्सी की कगार पर इसलिए आ पाया था बिकॉज वो अब डेट नहीं ले सकता था एंड वो कंपनी डेट आगे इसलिए नहीं ले सकती थी बिकॉज उस कंपनी ने यही 3 रेड लाइन पॉलिसी को ब्रीच किया था। मतलब उसने 3 बार रेड लाइन लिमिट क्रॉस कर दी थी जिसके आगे उस कंपनी को डेट लेना अलाउड ही नहीं था, इसलिए वो कंपनी बैंकरप्सी के कगार पर आ गई थी। चाइना की जो सबसे बड़ी कंपनी एवरग्रांडे, उसकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स है कि उसके ऊपर अभी $300 बिलियन की लाइबिलिटीज़ है और वो आगे फंडिंग भी नहीं दे सकते और ना ही वो और ज़्यादा डेट ले सकते हैं। एंड जो चाइना में आज की डेट में एवरग्रांडे की जो सिचुएशन है, लोग उसको 2008 के लेमैन मूवमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, जहाँ पे जो फाइनेंशियल फर्म थी लेमैन ब्रदर्स, उसके कोलैप्स की वजह से 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। बट एक चीज़ तो श्योर है कि अगर चाइना का रियल एस्टेट मार्केट कोलैप्स करता है तो ना ही वो वहाँ के लोगों के लिए अच्छा है, ना ही चाइना के लिए अच्छा है और ना ही वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए अच्छा है। बिकॉज देयर आर मैनी सप्लायर्स जो अपनी पेमेंट का वेट कर रहे हैं और इतने ज़्यादा बड़े बड़े बैंक्स हैं जिन्होंने रियल एस्टेट डेवलपर्स को लोन दिया है, अब वो अपने लोन को रीपेमेंट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने घर की डाउन पेमेंट्स कर रखी है बट अभी तक उन्हें घर भी नहीं मिले हैं एंड इसलिए बहुत सारी चीज़ें स्टेक पर लगी हुई हैं। और अगर एवरग्रांडे कोलैप्स करता है, वो बैंकरप्ट हो जाता है, तो ये पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही डेंजर साइन होगा। एंड अगर एवरग्रांडे बैंकरप्ट हो जाती है तो एक बहुत ही नेगेटिव साइन जाएगा चाइना के ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट पर, बिकॉज वहाँ की जो ऑलरेडी टॉप 5 रियल एस्टेट कंपनीज हैं उन्होंने भी सेम ये जो 3 रेड लाइन पॉलिसी थी इसको ब्रीच कर चुके हैं और वो 5 कंपनीज भी आगे डेट नहीं ले सकते। एंड अगर ऐसा कुछ कोलैप्स होता है तो ये जो 5 कंपनीज में भी फिर कोलैप्स आने के पूरे चांसेस हैं। बट ओवरऑल क्या होगा, ये चाइनीज गवर्नमेंट कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेगी, रियल एस्टेट मार्केट कोलैप्स होगा या नहीं होगा, ये ऑब्वियसली टाइम के पास ही इसका आंसर है। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच एंड होपफुली ऐसा कुछ कोलैप्स ना ही आए। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारी मेहनत रिसर्च अच्छी लगी होगी। एंड हाँ, इस वीडियो के लिए मैंने वाटरमेलन भी स्पेशली काटा था, तो
आपको अगर हमारी थोड़ी थोड़ी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।